जैसे ही फ़ोन की घंटी बजी तो रवीना दौड़कर फ़ोन के पास पहुंची। देखा तो सुमन बुआजी का फ़ोन था। उसने फ़ोन उठाया तो सामने से बुआजी सुबकते हुए बोली, रवीना, आपकी दादी माँ गुजर गई है, मैं निकल रही हूँ अभी। रवीना उनसे एक शब्द भी नहीं बोल पाई। बोल भी कैसे पाती, सूचना ही इतनी अप्रत्याशित थी। सुनकर जैसे यकीन ही नहीं हुआ, और जब तक यकीन हुआ तब तक फ़ोन कट चुका था। इतना भी नहीं पूछ पाई कि ये सब कैसे और कब हुआ। कोई माने या ना माने, पर यह सच है कि जितना हम बुआ के प्यार के लिए तरसे हैं, उतना ही बुआ भी हमारे प्यार के लिए तरसी हैं। हमारे संबंधों में लक्ष्मण रेखाएं मम्मी पापा ने खींच दी थी। इसमें हम दोनों बहनों की क्या गलती थी। कहते हैं कि माँ बाप के कर्मों की सजा उनके बच्चों को भोगनी पड़ती है, सो वो हम दोनों बहनें भोग रही हैं। कारण चाहे कुछ भी हो, कितना कितना सामान बुआजी हम दोनों बहनों के लिए लेकर आती थी। बुआजी की कोई बेटी नहीं थी और हमारा कोई भाई नहीं था, इसीलिए बुआजी हम दोनों बहनों को ही बेटी मानती थी। पापा के लिए भी जो कोई भी था बस बुआजी ही थी। उनके भी कोई और भाई बहन नहीं थे। अकेली बुआजी हर रक्षाबंधन पर दौड़ी चली आती। मुकेश और सोमेश भैया के हमसे राखी बंधवाती और राखी बांधी में हम दोनों बहनों को बहुत अच्छी ड्रेस और खिलौने लाकर देती। तो दादी माँ बुआजी को बहुत डांटती कि इतना खर्चा करने की क्या ज़रूरत थी। इन दोनों बहनों के पास इतना सारा सामान है, खिलौने हैं, पर इन्हें तो चाहे कितना भी लाकर दे दो, इनका तो मन भरता ही नहीं है। तो बुआजी हंसकर कहती कि माँ, अब घर में शैतानी करने को यही दो बच्चियाँ हैं। घर कैसा गुलजार रहता है इन दोनों बहनों से। ये हमारा बुआ भतीजी का मामला है, कोई बीच में नहीं बोलेगा। थोड़े बड़े हुए तो मुट्ठी में बंद सितारे बिखर गए। बुआजी को बुलाना तो दूर, पापा जी ने उनका नाम तक लेने पर पाबंदी लगा दी। बुआजी आती, भैया आते तो हम दोनों बहनें चोरी चोरी उनसे मिलने जाती तो उनकी आंखें नम हो जाती। पापा मम्मी कभी भी बुआजी को अपने घर नहीं बुलाते थे, वह सिर्फ दादी से मिलने आती थी। जबकि बुआजी तो हम पर अब भी अपनी जान छिड़कती है। राखियाँ खुल गई, रिश्ते पैमाने हो गए। कैसे इंतजार करूं कि कभी बुआजी बुलाएगी और कहेगी कि रवीना और रचना, तुम दोनों बहनें अपनी बुआजी को कैसे भूल गई। कभी अपनी बुआ के घर आओ ना। पर कैसे कहती बुआ बेचारी, उनके आगे रिश्तों का एक जंगल जो लगा दिया गया था, और उस जंगल के पार बुआजी आ नहीं सकती थी। अपनी बुआजी के एक फ़ोन से रवीना कितना कुछ सोच गई। वह अतीत से बाहर आकर अपने कर्तव्य की ओर उन्मुख हुई। उसने तुरंत अपनी बहन रचना को फ़ोन लगाया और बोली, दीदी, बुआजी का फ़ोन आया था, दादी माँ गुजर गई हैं। फिलहाल मैं नहीं निकल पाऊंगी। बेंगलोर से वहाँ पहुँचने में 2 दिन तो लग ही जाएंगे। फ्लाइट का भी कोई भरोसा नहीं है, टिकट मिले या ना मिले। फिर नवीन भी यहाँ नहीं है। मैं 13वीं पर पहुँच जाऊंगी। प्लीज़ आप जल्दी निकल जाइए। फिर थोड़ा रुककर पूछने लगी, दीदी, आपको खबर किसने दी, कैसे हुआ ये सब। पूछते पूछते दोनों बहनें रोने लगी। रवीना, मुझे कुछ भी पता नहीं, बस बुआजी का फ़ोन आया था मेरे पास भी। कितना प्यार करती थी रवीना हमको दादी, कहकर दोनों बहनें जोर जोर से रोने लगी। फिर शांत होकर रवीना बोली, दीदी, क्या मेरा वहाँ जाना मम्मी पापा को अच्छा लगेगा? क्या मम्मी पापा भी दादी को अंतिम प्रणाम करेंगे? तो रचना ने कहा कि नहीं रवीना, ये समय रिश्तों को तोलने का नहीं है। मम्मी पापा अपने रिश्ते आप जाने, पर हमें तो अपनी दादी के करीब उनके अंतिम क्षणों में जाना चाहिए। और हाँ रवीना, दादी को अंतिम प्रणाम करने के लिए मेरी ओर से भी कुछ फूल जरूर चढ़ा देना। हाँ दीदी, ठीक है। इतना कहकर उसने फ़ोन रख दिया और फिर रवीना ने तुरंत अपने पति रमन के पास फ़ोन मिलाया और उन्हें इस दुखद समाचार के बारे में बताकर जल्दी घर आने को कहा। तो रमन ने कहा कि तुम तैयार रहना रवीना, मैं 10 मिनट में पहुंच रहा हूं। फ़ोन रखकर रवीना ने अलमारी खोली और तैयार होने के लिए साड़ी निकालने लगी। तभी दादी की दी हुई बनारसी साड़ी पर नज़र पड़ी। उसने साड़ी को छुआ तो ऐसे लगा जैसे दादी को छू रही हो। उनका प्यार उसे सहला गया। दादी की दी हुई एक एक चीज़ पर रवीना हाथ फेर कर देखने लगी और सोचने लगी, कितना प्यार इन चीज़ों पर पहले तो मुझे कभी नहीं आया था। आंखें बहे जा रही थी। दादी की दी हुई सोने की चैन, अंगूठी, टॉप्स को देने का उनका ढंग याद आ गया। लौटते समय दादी चुपचाप मुट्ठी में थमा देती थी
और जब हम दोनों बहनें मना करती थी तो कहती, तुम्हें कुछ देकर मुझे सुकून मिलता है बेटी। और इतना कहते कहते रो पड़ती थी। अपना मुट्ठी भर प्यार मुट्ठी में ही दिया। मैंने भी दादी के दिए हुए पैसे बहुत संभाल कर रखे हैं। मुझे नहीं पता कि मम्मी पापा का झगड़ा दादा दादी से किस बात पर हुआ था। बस धुंधली सी याद है। उस समय मैं 8 साल की थी। बुआजी घर पर आई थी तो पता नहीं दादी ने शायद बुआजी को कुछ शगुन दिया था। तो इसी बात को लेकर पापा और मम्मी दादी माँ से खूब लड़े थे। और उसके बाद ही मम्मी पापा ने अपना सामान ऊपर की मंजिल में रख लिया और वहीं जाकर रहने लगे थे। तब से ही मम्मी पापा ने दादा दादी के पास जाने पर रोक लगा दी थी। और यदि हमें उनसे कुछ लेते हुए देख लेते तो छीनकर कूड़े की टोकरी में फेंक देते और फिर दादी को खूब खरी खोटी सुनाते। दादी ने कभी उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। जब पापा कहीं चले जाते और मम्मी आराम करने लगती तो हम दोनों बहनें चुपके से नीचे उतरकर दादी के पास चली जाती। तो दादी हमें कलेजे से लगा लेती और खाने के लिए हमारी पसंद की चीज़ें देती। बाजार जाती तो हमारे लिए पेस्ट्री अवश्य लाती, जिसे पापा मम्मी की नज़रों से बचाकर स्कूल जाते समय हमें थमा देती थी। और जब मम्मी पापा से हमारी शिकायत करती तो पापा कहते कि प्रॉमिस करो कि आज के बाद आप नीचे नहीं जाओगी। और हम भी दोनों बहनें डरकर प्रॉमिस कर लेती। लेकिन उनके घर से निकलते ही मैं और रचना दीदी आंखों ही आंखों में इशारा करते हुए और खेलने का बहाना बनाकर दादी के पास पहुंच जाती। दादी हमें खूब प्यार करती और समझाती कि अच्छे बच्चे अपने मम्मी पापा का कहना मानते हैं बेटा। तो रचना दीदी गुस्से से कहती, दादी वो हमें आपके पास नहीं आने देते। क्या आप हमारे दादा दादी नहीं हैं? और पापा भी तो आपके बच्चे हैं। क्या वह आपकी बात मानते हैं जो हम उनकी बात माने? दादी के पास हमारे इस सवाल का कोई जवाब नहीं होता था। वह तो हमारी बात को काट कर हमें कहानी सुनाने लगती। और जब पापा छोटे थे तब की ढेर सारी बातें बताती। हमें भी बहुत आनंद आता था। दोनों बहनें दादाजी की जेब की तलाशी लेती तो हमें टॉफ़ी मिल जाती, क्योंकि दादाजी भी जानते थे कि दोनों बहनें मेरी जेब की तलाशी ज़रूर लेंगी और अगर उन्हें कुछ नहीं मिलेगा तो वह निराश हो जाएंगी। इसीलिए हमारे लिए अपनी जेब टॉफ़ी और चॉकलेट से भरकर रखते थे। तभी दादी झगड़ती हुई दादा से कहती कि तुमने टॉफ़ी और चॉकलेट खिला खिला कर उनकी आदतें खराब कर दी हैं। ये रवीना तो सारा दिन चीज़ मांगती रहती है, देखते नहीं बच्चों के सारे दांत खराब हो रहे हैं। तो दादाजी चुपचाप सुनते और मुस्कुराते रहते। रचना दादी की नकल करती हुई घुटनों पर हाथ रखकर उनकी तरह कराती तो दादी चिढ़ने लगती और कहती कि मैं तुम्हारी मैम से शिकायत करूंगी। तो रचना कहती कि मेरी मैम मुझे कुछ नहीं कहेगी, वो मुझसे बहुत प्यार करती है। तो दादी कहती, प्यार तो तुमसे मैं भी बहुत करती हूँ बेटी। इतना कहकर दादी उसके माथे को चूम लेती। जब हम दोनों बहनें दादी से पूछती कि दादी हमारे कान कब छिदेंगे, हम टॉप्स कब पहनेंगी, तो दादी कहती कि तुम थोड़ी और बड़ी हो जाओ, मेरे कंधे तक आ जाओगी तो तुम्हारे कान भी छिदवा दूंगी और तुम्हारे लिए सोने की बाली भी खरीद दूंगी। दादी की बातों से हम खुश हो जाती और रोज़ दादी के पास खड़ी होकर अपनी लंबाई नापने लगती। जब बड़ी हुई तो पता चला कि दादाजी केवल पेंशन पर गुजारा करते हैं। हमारा मन कहता कि हमें अब उनसे उपहार नहीं लेने चाहिए, लेकिन जब दादी हमारी मुट्ठियों में रुपए ठूस देती तो हम इनकार ना कर पाती। उन्होंने हम दोनों बहनों को कभी खाली हाथ आने ही नहीं दिया। कैसे आने देती? उनका मन प्यार से लबालब भरा हुआ था। उनके पास जो कुछ अपना था सब हम पर लुटा देती और मम्मी पापा देखते रह जाते। तभी रमन ने आकर कहा कि रवीना तुम अभी तक तैयार नहीं हुई हो, अलमारी पकड़े क्या सोच रही हो? रमन की आवाज़ से रवीना होश में आई और रमन को देख उसके गले से लगकर रोने लगी। रमन, मेरी दादी चली गई, मुट्ठी भर प्यार चला गया। अब कौन मेरी ओर तुम्हारी मुट्ठियों में सौगात ठूसेगा? कौन हमें आशीर्वाद देगा? रो मत रवीना, हमें जल्दी से चलना होगा। रमन ने आश्वासन दिया तो रवीना जल्दी से तैयार होकर अपने मायके की ओर चल पड़ी। दादी के पास पहुंची तो लगभग सभी रिश्तेदार आ चुके थे। दादी के पास बुआजी तथा अन्य महिलाएं बैठी हुई थी। तभी रवीना बुआजी को देख लिपट कर फूट फूट कर रोने लगी। रोते रोते ही उसने अपने मम्मी पापा के बारे में पूछा
तो बुआजी ने ना में गर्दन हिला दी। तो रवीना दनदनाती हुई ऊपर अपने मम्मी पापा के पास गई। उसका रोदन क्षोभ क्रोध बनकर फूट पड़ा था और अपने मम्मी पापा को चिल्लाकर बोली, आज आप दोनों को मम्मी पापा कहते हुए मुझे शर्म आ रही है पापा। आपने तो अपनी माँ के दूध की इज्जत भी नहीं रखी। दादी माँ ने आपको 9 महीने अपनी कोख में रखा तो कम से कम आज उसी का कर्ज चुका देते। और मम्मी, जिस माँ ने अपना कोख जाया उसको आपके आंचल से बांध दिया, अपना भविष्य अपनी उम्मीदें आपको सौंप दी, उन्हीं के पुत्र के कारण आज आप माँ का दर्जा पा सकी। एक औरत होकर भी आप एक औरत का दिल नहीं समझ सकी। आप आज भी उन्हीं के घर में खड़ी हैं। कितने कृतज्ञ हैं आप दोनों। पापा, क्या आप अपनी देह से उस खून को नोचकर फेंक सकते हैं जो आपको उन्होंने दिया है? उनका दिया नाम आपने आज तक क्यों नहीं मिटाया? आपकी अपनी क्या पहचान है? ये देह भी उन्हीं के कारण धारण किए हुए हो। आपको क्या लगता है कि अगर आप अपना फर्ज नहीं निभाओगे तो क्या दादी यूं ही पड़ी रहेगी? आप सोच रहे होंगे किस घड़ी में दादाजी आपकी खुशामद करें, तो ये सोच आपकी नाकामयाब होगी, क्योंकि मुकेश भैया और सुमेश भैया किस दिन काम आएंगे। लेकिन फिर भी यदि आज आप दोनों ने अपना फर्ज पूरा नहीं किया तो इस भरे समाज में मैं आपका त्याग कर दूंगी और दादाजी को अपने साथ ले जाऊंगी। तभी उसके पापा ने कहा कि ये तू कैसे बातें कर रही है रवीना? अपने पिता से भला कोई इस तरीके से बात करता है क्या? हमने तुझे पढ़ा लिखा कर इतना बड़ा किया है और आज तू ही हमारे खिलाफ बोल रही है। पापा, पढ़ा लिखा कर तो आपको भी दादा दादी ने बड़ा किया था, पर आपने आज ये परिणाम दिया है उनका। रवीना, तुम कुछ ज़्यादा ही बोल रही हो। तुझे किसने कहा था यहाँ आने के लिए? तुम्हें आज यहाँ नहीं आना चाहिए था। क्यों नहीं आती पापा? मेरी दादी गई है, उन्हें अंतिम प्रणाम करने का मेरा अधिकार कोई नहीं छीन सकता, आप लोग भी नहीं। तभी मम्मी ने गुस्से में कहा कि होश में आओ रवीना, तुम क्या बोले जा रही हो? अपने पापा से कोई इस तरह से जुबान लड़ाता है क्या? अभी तक होश में नहीं थी मम्मी, आज पहली बार होश में आई हूँ और अब फिर से कभी सोना भी नहीं चाहती। आज उस मुट्ठी भर प्यार की कसम मम्मी, अगर आज आप दोनों नीचे नहीं आए तो आज के बाद अपनी दोनों बेटियों की शक्ल कभी नहीं देख पाओगे। रवीना की आवाज़ में चेतावनी की आग देखकर मम्मी पापा दोनों को विवश होकर नीचे आना ही पड़ा। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल कहानी विद देवांशी को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।